हेलो। आज अपन बात करेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये क्लास जो है वो सभी के लिए यूज़फुल रहेगी, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लास है। लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे प्रश्न है और लास्ट तक अपन इनको करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। और अगर आपने एलडीसी और ग्रुप डी के मॉडल पेपर का टेस्ट नहीं दिया है तो जाकर दीजिएगा। ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। पारसी, फारसी, ईरानी या फिर उपयुक्त सभी। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर आपके सामने यही ऑप्शन आते हैं तो आपको उपयुक्त सभी करेक्ट करना है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु नदी के नाम के आधार पर हुई है। सिंधु नदी ईरान के पास बहती थी और ईरान के लोग हैं जो आपके सै को क्या बोलते हैं, है बोलते हैं। इसी के कारण आपके और आपके जो सिंधु का है वो हिंदू हो गया। सिंधु नदी से क्या बना, हिंदू। और वहाँ के जो लोग थे उनकी भाषा क्या कहलाई, हिंदी कहलाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ईरानी में फारसी भाषा होती है और फारसी को ही आपके पारसी भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राकृत भाषा का समय माना जाता है। प्राकृत भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 1 ईसा से ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्राकृत भाषा का समय आता है। अगर आपसे वैदिक संस्कृत दो भागों में विभक्त थी, वैदिक और लौकिक में। वैदिक संस्कृत की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत जो है उसका समय आता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो उसका समय आता 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा 500 ईसा पूर्व नहीं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। इसी प्रकार आपके सामने तीसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखो यहाँ पर सीधा नहीं पूछा, आपको अर्थ के आधार पर पूछा है। तो अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, शब्द होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपसे मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती अन्य वर्णों की, तो उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां होती है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं वर्गीकरण के आधार पर, यह आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो वर्गीकरण के आधार पर जो स्वर है वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। किसके कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के बांटे गए हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें उच्चारण अवधि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, फिर ओष्ठाकृति के आधार पर, फिर आपके अगर बात करें तो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और नासिक के ध्वनि के आधार पर। तो ये 5 प्रकार आपके वर्गीकरण के है स्वरों में। आपको ऐसे नहीं पूछा है कि उच्चारण के आधार पर कितने हैं। उच्चारण के आधार पर पूछा जाता तो लघु और दीर्घ स्वर उच्चारण अवधि के आधार पर पूछा जाता है। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता ओष्ठाकृति के आधार पर तो आप कह सकते हैं वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर पूछे तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आप कह सकते हैं। मुखाकृति के आधार पर पूछे तो संवृत, अर्ध संवृत और विवृत और अर्धविवृत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। छठा प्रश्न है आपके सामने, है वर्ण का उच्चारण स्थान होता है।
है वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो है वर्ण आपके कंठ से उच्चारित होता है, बिल्कुल। काकल्य से उच्चारित होता है, ये भी ठीक है। अली जीवा से, ये भी ठीक है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 7वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण नहीं है। कौन सा अल्प प्राण नहीं है? तो अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, य र ल व और सभी स्वर, ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। आप मेरे को ये बताइए कमेंट करके कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो पहला, तीसरा, पांचवा आता है अल्प प्राण में। तो पहला, तीसरा, पांचवा किस में नहीं है? तो आपके इसमें पहला, तीसरा, पांचवा नहीं है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ आपके दूसरा है, पहला, तीसरा, पांचवा नहीं है। ठीक है, इस कारण तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से घोष या सघोष वर्ण कौन सा है? घोष या सघोष आपको बताना है। तो घोष या सघोष की अगर बात करें तो स्वर सभी आपके सघोष होते हैं। तो इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें उ आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि स्वर तो सभी में है। अब अपने को देखना है कि सघोष में आपके कौन कौन से होते हैं। तो सघोष में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सी ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यदि ऊपर के ओंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? ऊपर का ओंठ काट दिया जाए, तो ऊपर का ओंठ काट दिया जाए तो आपके किस में उच्चारण होगा? ब में उच्चारण में दिक्कत आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि निचला ओंठ काट दिया जाए तो आपके सी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता था। ऊपर के ओंठ की बात करें तो ब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वर रहित रे का उदाहरण है। स्वर रहित यानी कि हलंत वाले रे का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपके हलंत वाला रे नहीं है, इसमें री है, और इसमें भी आपके हलंत वाला रे नहीं है। हलंत वाला रे किसमें है? डी ऑप्शन में है, आशीर्वाद में। इसमें है आशीर्वाद में है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो ये आपको बताना है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो बिल्कुल 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। 2 ही ध्वनियाँ होती हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, रे का विवरण आपको बताना है, यानी कि रे के संबंध में कौन कौन सा लागू होता है। अगर बात करें यहाँ पर तो रे आपके वर्ज्य होता है, यानी कि मूर्धन्य होता है। और इसके अगर बात करें तो लुंठित होता है, ये जीभ लुढ़कती है रे को बोलते समय। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ये रे लवे किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। और ये रे लवे आपके अल्प प्राण में भी आते हैं। ठीक है, और ये क्या है? व्यंजन है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, जब तक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? आपको बताना है, एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है। हाँ साथियों, ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए 34-35 वीडियो इसी प्रकार के उपलब्ध हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर उपलब्ध हैं। सभी को प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी कि वही ध्वनि आपके क्या हो जाए? डबल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है, और 14वां प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन, कंठ्य व्यंजन, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? यानी कि स्पर्श होना चाहिए, कंठ्य होना चाहिए, अघोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए। अघोष, अघोष कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, क आपके अघोष, क में सब लागू होता है, लेकिन ये क क्या होता है? महाप्राण नहीं होता है, अल्प प्राण होता है। और अगर बात करें ग की, तो ये भी अल्प प्राण होता है।
ख की अगर बात करें तो यह महाप्राण होता है। ख किस में आएगा? महाप्राण में आएगा। ये आपके सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 14वें प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? क्या विसर्ग का कार्य करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है। चंद्र बिंदु का कार्य करता है? तो बिल्कुल चंद्र बिंदु का वह कार्य भी आपके अनुस्वार नहीं करता है। चंद्र बिंदु की जगह चंद्र बिंदु ही आता है। पंचम वर्ण का काम ये करता है अनुस्वार। व्यंजन संधि में अपन पढ़ते हैं, ये पंचम वर्ण का रूप ले लेता है, स्वर का काम भी नहीं करता है। तो 15वें में भैया आपके क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? हिंदी भाषा में नवीन रूप अभी अभी विकसित की गई है हिंदी भाषा में ही, और इन ध्वनियों का कहीं भी अस्तित्व नहीं मिलता है। तो ये आपके कौन सी है? ख और ग। ख और ग ये आपके नवीन ध्वनियों के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 17वां है आपके सामने, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किसको कहा जाता है? तो अनुस्वार आपके देखो, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, ये यहाँ पर स्वर लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में स्वर पढ़ना है। यहाँ पर स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ और व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, अनुस्वार किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रख लेना, इसको पूछा जा सकता है। 18वां प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखो यहाँ पर तीनों में ही री आपको साफ साफ नजर आ रहा है, डी ऑप्शन में री नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके सामने है, हिंदी शब्द में क्षय का कर्म जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है? क्षय का क्रम, तो ये आपके किसके बाद में आता है? क के संयोग से बनता है। तो इसमें अगर बात करें तो आपके क के बाद में इसका स्थान आता है शब्दकोश में, डिक्शनरी में, हिंदी की डिक्शनरी में। और ये है आपके 20वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, तो जरूर दीजिएगा इसका जवाब। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।